सोचिए जरा, दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी महाशक्ति, एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग आधी दुनिया में फैला था, वो बस कुछ ही महीनों में नक्शे से गायब हो गया। आज हम इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? 9 नवंबर 1989 की इस यादगार तस्वीर से। देखिए, ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी जो गिर रही थी। ये दशकों पुराने बंटवारे और दमन के खत्म होने का ऐलान था। और ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे अंत की शुरुआत जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। ये सवाल आज भी बहुतों को चौंकाता है। इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली सोवियत संघ आखिर ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक प्रतीक के गिरने को, फिर सोवियत सिस्टम को समझेंगे, गोर्बाचेव के दांव पर नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे अंतिम पतन हुआ और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सब कुछ की शुरुआत हुई एक प्रतीक के गिरने से, और वो प्रतीक था बर्लिन की दीवार। देखिए, ये दीवार सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढेर नहीं थी, ये तो एक प्रतीक थी। दो अलग दुनियाओं के बीच, दो अलग विचारधाराओं के बीच की एक लकीर थी। लेकिन इसका गिरना असल में बीमारी नहीं थी, ये तो बस बीमारी का एक लक्षण था। असली जो प्रॉब्लम थी वो तो सोवियत सिस्टम के अंदर ही पनप रही थी। तो चलिए अब उस अंदरूनी कमजोरी की ही बात करते हैं। आखिर ये सोवियत सिस्टम था क्या, और इसके वादों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क क्यों था? दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ था अमेरिका और उसका पूंजीवादी गुट, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसके समाजवादी साथी देश। इसी को दूसरी दुनिया कहा गया। सोवियत संघ ने जो वादे किए थे और जो हकीकत थी, उसमें बहुत बहुत बड़ा फासला था। वादा था एक बराबर समाज बनाने का, सबको सरकारी मदद देने का और देश को एक मॉडर्न सुपर पावर बनाने का। लेकिन असलियत क्या थी? एक पार्टी का तानाशाही राज, दुकानों में सामान की हमेशा कमी और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से ठप पड़ चुकी थी। इस पूरे सिस्टम की नींव रखी थी व्लादिमीर लेनिन ने 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद। मकसद बहुत बड़ा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करके एक ऐसा समाज बनाना जहां सब बराबर हों। तो फिर वो कौन सी घातक कमियां थीं जो इस सिस्टम को अंदर ही अंदर खा रही थीं? पहली बात तो ये कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा नौकरशाही वाला और तानाशाही था। लोकतंत्र या अपनी बात कहने की आज़ादी, इसका तो कोई सवाल ही नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहे वो करती थी, जनता को जवाब देने वाला कोई नहीं था। ऊपर से 14 दूसरे गणराज्यों पर रूस का जबरदस्त दबदबा था। और शायद सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम अपने लोगों की मामूली आर्थिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने इस डूबते जहाज को बचाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन अफसोस उसका दांव उल्टा पड़ गया। 1970 का दशक आते आते ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि सोवियत अर्थव्यवस्था हाफ रही है। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ ने तो जैसे खजाना ही खाली कर दिया था, और सिस्टम पूरी तरह से रुक सा गया था। मतलब समय हाथ से निकला जा रहा था। अगर जल्दी कुछ बड़ा नहीं किया गया तो सब कुछ बिखर जाता। और फिर 1985 में सत्ता में आए मिखाइल गोर्बाचेव। वो समझ गए थे कि पुरानी व्यवस्था अब और नहीं चल सकती। पश्चिम में टेक्नोलॉजी की क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ पिछड़ता जा रहा था। उन्होंने तय किया कि अगर यूएसएसआर को बचाना है तो बड़े और गहरे सुधार करने ही होंगे। गोर्बाचेव का प्लान दो हिस्सों में था। पहला था ग्लासनोस्त, यानी खुलापन, जिसका मतलब था लोगों को थोड़ी और राजनीतिक आज़ादी और पारदर्शिता देना। और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका, यानी पुनर्रचना, जिसका मकसद था ठप पड़ी अर्थव्यवस्था में जान डालना। लेकिन हुआ क्या? यहां कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। जैसे ही गोर्बाचेव ने सिस्टम की पकड़ थोड़ी ढीली की, लोगों की सालों से दबी हुई उम्मीदें और ख्वाहिशें एक सैलाब की तरह बाहर आ गईं। लोगों ने आज़ादी का स्वाद चख लिया था और अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये एक ऐसा तूफान था जिसे रोकना अब नामुमकिन था। और बस इसी तूफान ने हमें कहानी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक पड़ाव पर ला खड़ा किया, सोवियत साम्राज्य का बिखराव। इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि यकीन करना मुश्किल है। नवंबर 89 में बर्लिन की दीवार गिरती है। फरवरी 90 में कम्युनिस्ट पार्टी की 72 साल पुरानी सत्ता खत्म हो जाती है। फिर देखिए, एक के बाद एक गणराज्य आज़ादी का ऐलान करने लगते हैं। अगस्त 91 में कुछ पुराने कम्युनिस्ट नेता तख्तापलट की नाकाम कोशिश करते हैं और दिसंबर 1991 आते आते सोवियत संघ औपचारिक तौर पर इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाता है।
वो जो 1991 में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी ना, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कोशिश तो थी गोर्बाचेव को हटाने की, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस कोशिश ने गोर्बाचेव को कमजोर कर दिया और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बोरिस येल्त्सिन को हीरो बना दिया। सत्ता धीरे धीरे गोर्बाचेव के हाथों से फिसलकर रूस के नए नेता येल्त्सिन के पास चली गई। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो पतन के मुख्य कारण क्या थे? सबसे पहले चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था और सामान की भारी कमी। दूसरा, एक भ्रष्ट और गैर जवाबदेह राजनीतिक सिस्टम। तीसरा, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ का बहुत भारी खर्चा। और चौथा और शायद सबसे अहम, अलग अलग गणराज्यों में राष्ट्रवाद और आज़ादी की उठती हुई जबरदस्त लहर। सोवियत संघ का खत्म होना सिर्फ एक देश का खत्म होना नहीं था, इसने तो 20वीं सदी के दुनिया के पूरे समीकरण को ही बदल के रख दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके नतीजे क्या हुए। मोटे तौर पर देखें तो 3 बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला तो ये कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर खत्म हो गया। दूसरा, दुनिया में अब सिर्फ एक सुपर पावर बची, अमेरिका। इसे एक ध्रुवीय या यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, जहां ताकत का बस एक ही सेंटर हो। और तीसरा, सोवियत संघ के खंडरों पर 15 नए आजाद देशों का जन्म हुआ। राजनीतिक बदलावों के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव भी आया। देखिए, समाजवादी मॉडल तो ढह चुका था, तो अब दुनिया भर में पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म ही सबसे बड़ा सिस्टम बन गया। और वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं ये इन नए देशों की इकोनॉमी को चलाने में बहुत पावरफुल खिलाड़ी बन गई। तो संक्षेप में कहें तो दूसरी दुनिया के गायब होने से न सिर्फ यूरोप और एशिया का नक्शा बदला, बल्कि दुनिया में पावर का जो बैलेंस था वो हमेशा के लिए बदल गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक महाशक्ति का इस तरह से नक्शे से मिट जाना आज की दुनिया को क्या सिखाता है? क्या कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने लोगों की आवाज और उनकी जरूरतों को अनदेखा करके टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमसे आज भी पूछ रहा है।